के अंतर्गत नवरात्रि की शुभ वेला में हम सभी एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कन्या पूजक संस्कृति और बलात्कार की विकृति। हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय के द्वारा व्यक्त किए गए विचार समाज तक पहुंचे, उससे समाज बहुत लाभान्वित हो, क्योंकि यहां पर जो विचार दिए गए वो विचार समस्या के मूल पर सिर्फ प्रकाश ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि राह भी दिखा रहे हैं। दरअसल इंसान की दो संभावनाएं हैं। यदि इंसान ऊपर उठता है तो वह भगवान बन जाता है। जो भगवान बनते हैं उनकी उक्ति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होगी वहां पर देवता निवास करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी पुरुष को जन्म लेने के लिए नारी के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो यदि जन्म देने वाली शक्ति स्रोता, शक्ति स्वरूपा महिमा मंडित नहीं होगी तो अगली पीढ़ी गौरवशाली नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ इसी इंसान का एक रूप है जिसने पूरी तरीके से नारी के बारे में एक वस्तुगत दृष्टिकोण अपना लिया है। वस्तुगत दृष्टिकोण आप कैसे समझेंगे? डर फिल्म था, उसके गाने की एक बोल थी, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब यहां किरण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र चेतना नहीं है। वह हां करे या ना करे, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में लिया जा रहा है। यह है वस्तुगत दृष्टिकोण। जब भी किसी भी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण हो, तो वस्तु में जब हम चेतना नहीं मानते हैं तब हम उसको साधन समझ सकते हैं। जबकि नीति कहता है कि हर व्यक्ति स्वयं में साध्य है, स्वयं में साध्य है। तो कन्याओं का पूजन, देवियों का पूजन यह 9 दिन चलता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन 9 दिनों के बाद स्थिति या इन 9 दिनों में भी जो समाज की विकृतियां हैं हमारे सामने आ जाती हैं। यदि किसी भी समाज का आधा भाग निर्बल हो, कमजोर हो, उपेक्षित हो, तिरस्कृत हो, तो समाज कैसे बलशाली हो सकता है, कैसे महिमाशाली हो सकता है? यह विचार का दिवस है। तो यदि आप किसी की पूजा करते हैं तो पूजा तो अच्छी बात है, जिन्होंने ऊंचाइयां चुनी है उसके लिए सब में तेरा रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। लेकिन जो उतनी ऊंचाइयां नहीं छू सकते हैं वे इतना तो समझें कि नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। नारी के प्रति जिस दृष्टिकोण को इस जगत ने अपनाया है, उस दृष्टिकोण के कारण सारी समस्याएं हमारे सामने में आ रही हैं। सारी समस्याएं आ रही हैं। अब नारियों ने एक तरह से विद्रोह सा कर दिया है और उस विद्रोह का प्रतिफलन यह है कि समाज टूटने के कगार पर है। हमारी अगली पीढ़ी विध्वंस के कगार पर है, क्योंकि जब मां अपने बच्चे को जन्म देने से इनकार कर दे तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति समाज की क्या होगी। एक बार मैंने मनुस्मृति को पढ़ा रहा था, उसमें लिखा हुआ है स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। मेरे जहन में यह प्रश्न था कि यह कैसी बातें मनु महाराज ने लिख दी हैं। तो पता चला कि मनु महाराज ने उस समय की
समाज की व्यवस्था में जो चल रहा था उसका वह जिक्र किया। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि शास्त्र कहते हैं तुझे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मैं कहती हूं मुझे वेदों की कोई दरकार नहीं। जिस धर्म का वेद शब्दों में बखान करते हैं उस धर्म को हम जीकर जगत को बयान करते हैं। बुद्ध बनने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, साधना की कहीं कोई नुमाइश नहीं है। जिन दुखों से भागकर पुरुष बुद्ध कहलाते हैं उनसे गहन दुखों में भी हम मुस्कुराते हैं। किंतु मेरी रचना ही जब मुझे नकारने लगी, जन्म लेने के पहले ही अस्वीकारने लगी, तो मैं यह तेरे लिए संदेश लाई हूं, सृष्टि प्रक्रिया बंद करने का ऊपर से आदेश लाई। फिर मत तरसना कभी माँ की लोरियों के लिए, मत इंतजार करना रक्षा बंधन की डोरियों के लिए। न तो प्रेमिका बनकर तेरे सुने जीवन में कोई बहार लाएगी, न तो बेटी बनकर कोई आंगन में खिलखिलाएगी। तू फिर जीते जी मौत को तरसेगा, क्योंकि मेरे हिस्से का प्रेम तुझ पर कभी न बरसेगा। हमारा जीवन पूर्ण होता है नारी के प्रेम के कारण। इस बात को नहीं समझकर हम लोगों ने कैसी दुनिया बना दी है कि लड़कियां बाहर जाती हुई डरती हैं। अब हम इस पर विवेचना कर रहे हैं कि ये बलात्कार की विकृति जो समाज में आई है, इससे हम कैसे निपटे, इससे हम किस प्रकार से इसका समाधान क्या हो, यह हमारे आज के चिंता एवं चिंतन का विषय है। इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जैसा प्रोफेसर डॉक्टर रक्षा मैम ने कहा घर का वातावरण, प्रोफेसर मोनिशा मीना मैम ने कहा घर का वातावरण, हमारी सारी कंडीशनिंग घर पर हो। यदि बच्चा देख रहा है कि पिताजी पी करके माँ को पीट रहे हैं तो उसके मन में यही छाप पड़ती है कि माँ इसी योग्य है। घर से शुरू होता है सारा संस्कार, और वह घर का वातावरण आज उस प्रकार का नहीं है जब कभी संयुक्त परिवार में हुआ करता था। लोग गांव की बेटियों को भी अपनी बेटी समझते थे, यहां पड़ोस की बेटियों के लिए भी वह स्थिति नहीं रही। आज जो है ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हमारे दृष्टिकोण को हमें स्वयं ही बदलना होगा। वह बदलने का तरीका क्या है, अब इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं कि सबसे पहले बच्चा दुनिया को शब्दों की नजरों से नहीं देखता है, बच्चा दुनिया को देखता है अपनी खुली आंखों से, और उस खुली आंखों के से जब वो दुनिया में अगल बगल में नारियों के प्रति जो वह व्यवहार देखता है तो वह व्यवहार ही उसके जीवन पर्यंत मार्गदर्शक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ एक सलूशन दे करके इस बात को अपनी वाणी को विराम दूं कि जब कभी भी हम सभी बच्चे की कंडीशनिंग कर रहे हैं, घर में हो या स्कूल में हो या और कहीं भी हो, तो आजकल एक बात की जा रही है कि लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाने से हमारे समाज में एक नई चुनौती आई है। कोएड के एजुकेशन पर एक सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी लड़की को इसी दुनिया में जीना है और लड़कों के साथ जीना है। इसीलिए नारी कि जो मूवमेंट चले हैं, पहला मूवमेंट था नारी स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता किससे? आप किसी पुरुष से स्वतंत्र हो जाइएगा, लेकिन वह पुरुष आपका पिता भी है, वह पुरुष आपका भाई भी है, वह पुरुष आपका बेटा भी है, उससे कैसे स्वतंत्र होइएगा? तो नारी स्वतंत्रता आंदोलन असफल हो गया। दूसरा आया नारी समानता आंदोलन। पुरुष के समान नारियां कंपटीशन में उतर गई। इससे क्या हुई कि पुरुष तो नारी के गुणों को सीखने का प्रयास नहीं किया, नारी पुरुषों के जैसे कपड़े पहनने लगी, तो वो दोयम दर्जे की हो गई, दोयम दर्जे की हो गई। यदि पुरुष के पास परमात्मा ने मसल पावर ज्यादा दिया है, तो लड़कियों के पास हृदय की शक्ति बहुत ज्यादा दी है, रेसिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा दी है। मसल्स का काम तो मशीनें कर सकती हैं, हृदय का काम कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना सकता कि जो दूसरा कर सके। तब ये तीसरा आया नारी सशक्तिकरण आंदोलन, नारियों को सशक्त बनाया जाए। यहाँ नारियां सशक्त हो भी गई, बड़े बड़े पदों पर पहुंच भी गई, तो क्या पूरे समाज में नारियों की स्थिति बदली है? मैं कहता हूं नहीं बदली है। इसलिए चौथा आंदोलन मेरे दृष्टिकोण में होना चाहिए संवेदनीकरण का आंदोलन।
संवेदनशीलता का आंदोलन, ये मुझे समझना है कि मैं कन्या महाविद्यालय में आ रहा हूं तो किस प्रकार से पेश आऊं। ये मेरे पर है कि मेरे अंदर में क्या थिंकिंग हो, मैं किस प्रकार से देखता हूं। तो यदि मैं किसी भी नारी को अपने साथ समकक्ष रूप में देखता हूं, आदर के भाव से देखता हूं, तो मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं और बहुत कुछ मेरे व्यक्तित्व में सकारात्मक हो सकता है। इसलिए मैं यह बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं कि नारी के जिस भव्य भाव का साभिलाष भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। नारियां यदि सहनशील हैं, नारियां यदि घर के सारे काम ऑफिस के बाद भी करती हैं, नारियां इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, तो पुरुषों को बढ़ करके इस क्षेत्र